गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है निपुण भारत। तो आपको याद होगा जुलाई में इस मिशन को लॉन्च किया गया था, निपुण भारत मिशन को। और ये फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, जो आपको बेसिक लेवल की लिखने की जो आपकी एबिलिटी है वो, और जो आपको बेसिक कैलकुलेशंस बच्चों को सिखाने का ये मिशन है कि थर्ड ग्रेड तक जो है एटलीस्ट बच्चे बेसिक लेवल की जो है वो लिटरेसी और न्यूमरेसी सीख जाएं। और 2026-27 तक इस मिशन को जो है अचीव करने के जो है वो प्लान किया गया है। ठीक है। तो उस मिशन को अनाउंस तो तब किया गया था, बट उसको चलाने के लिए एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की ज़रूरत थी। उसको जो है अब अनाउंस किया गया है। तो ये नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो है, इसके चेयरपर्सन जो है वो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, और जो वाइस चेयरपर्सन होंगे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर एजुकेशन जो है वो होंगे। ठीक है। तो इसका रोल क्या होगा नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का? एक तो ओवरऑल प्रोग्रेस देखेगी कि कैसा चल रहा है ये मिशन, इसमें कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे, पॉलिसी में कोई इशू तो नहीं आ रहे। फिर कैसे टारगेट को अचीव किया जा सकता है नेशनली, उसके लिए भी जो है ये प्लान्स तैयार करेगा। 2026-27 तक का टारगेट है हमारा कि हमको फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी अचीव करनी है हर बच्चे के लिए बाय द, और जो भी ग्रेड 3 तक पहुंचता है उसको सब कुछ ये बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी आनी चाहिए। फिर जो है मेजरमेंट टूल्स भी प्रोवाइड करेंगे, यही भी बनाएंगे टूल्स कि कैसे हम मेजर कर सकते हैं कि उन बच्चों को ये आता भी है या नहीं आता है। एक नेशनल एक्शन प्लान भी यही तैयार करके देंगे नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। और कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर फंडिंग की ज़रूरत है, ये सब भी पीरियोडिकली देखते रहेंगे। फिर मेथडोलॉजी ऑफ असेसमेंट कि कैसे जो है असेसमेंट की जा सकती है स्कूल्स के लेवल पर भी, क्योंकि अब इसको आपको पता होगा कि ये 5 लेवल पर जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे जब ये निपुण भारत क्या है, जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देंगे इसका भी। ठीक है। तो ये 5 लेवल पर इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है। ओके। तो ये निपुण भारत मिशन है क्या? तो निपुण भारत मिशन एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता है इंडिया में, ताकि हम यूनिवर्सली ये इंश्योर कर सके पूरी कंट्री में कि जो हर बच्चा है तीसरी क्लास तक का, उसको हर बच्चे को जो है वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी आती हो, मतलब बेसिक कैलकुलेशन करनी आती हो और बेसिक लिखना आता हो। ठीक है। 2026-27 तक हम ऐसा इंश्योर करना चाहते हैं। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है इस मिशन को? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। और इसमें 5 टीयर, जैसे मैंने आपको बताया ना, 5 टीयर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है। नेशनल लेवल पर तो है ही है, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, फिर उसके बाद स्कूल लेवल तक पर भी जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखी जाएगी। और ये हमारी जो समग्र शिक्षा अभियान, जिसके अंदर आपका सर्व शिक्षा अभियान भी आता है, उसी के अंदर इसको भी डाल दिया गया है, निपुण भारत को भी, ताकि जो हम स्कूल एजुकेशन है उसको होलिस्टिकली जो है वो हम अप्रोच कर सकें। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, निपुण भारत. So you may be remembering that in the first week of July we discussed that a mission, namely Nipun Bharat mission, has been announced by the government. So the mission is focused upon ensuring universal proficiency in foundational literacy and numeracy for every child by the grade 3. So the mission is to ensure that every child by grade 3 has a basic level of numeracy and literacy skills. So we want this mission to be achieved by the year 2026 and 27. So this target has been set by this mission, and this mission was announced in July, but it was this mission did not announce the national steering committee at that time. So this national steering committee has been announced now, and it will see over the overall implementation of this project. So this committee has been announced now, which will be chaired by the union education minister, and vice chairperson of this committee will be minister of state for education. So what will be the role of this committee? Let's see that. So it will, like I told you, it will oversee the progress of this mission. It will also help the states as well as the local governments to arrive at the target, which is ensuring universal proficiency in foundational literacy and numeracy by the year 2026-27. So it will also provide tools for measurement, so that yearly progress can be ensured, yearly progress can be monitored by the school level as well as the state level, and it will also provide a national action plan to achieve this mission. So it will also focus upon programmatic areas, and even it will also see
where the funding requirements are, how much such funding would be required. So, and it will also develop the methodology of assessment. So how will you ensure that children have learned these basic skills? So you have to develop some methodology to test their skills. So it will develop those methodologies for assessment. Okay, so this Nippon Bharat mission, like I've told you, it was announced in July this year, and you already know that it aims to ensure universal acquisition of foundational literacy and numeracy. The thing to remember in this particular mission is that it has a 5 tier implementation mechanism at the national level, at the state level, at the district level, at the block level, and at the school level. Okay, so under this Nippon Bharat mission has been put under the Samagra Shiksha Abhiyan, that is a centrally sponsored scheme. You know that Samagra Shiksha Abhiyan is the overarching or the umbrella mission for school education. Even the Sarv Shiksha Abhiyan has been put into it. So it is acting as a single program under which there are several subsets. So one of the subsets would be this Nippon Bharat mission, so that we can ensure holistic coverage of this school education, and there is no mission which works in the silos. Okay, so now let us see the next topic, which is जीका वायरस. सो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक टीम को भेज दिया है कानपुर में, जो क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि जीका वायरस का एक केस हमको देखने को मिला है. तो ये जीका वायरस एक फ्लैवी वायरस ही है जो कि मस्कीटो जो है उसको फैलाता है. तो एक फ्लैवी वायरस है, वो मस्कीटो में जाता है, मस्कीटो उसको जो है वो ट्रांसमिशन करने का काम करता है. तो सबसे पहले युगांडा में जो है इसको देखा गया था 1947 में, लेकिन ह्यूमंस में सबसे पहले युगांडा में कब पाया गया? 1952 में. ठीक है, तो उसके बाद युगांडा और जो है तंजानिया में ये जो है इसको पाया गया था. और ये वही सेम मस्कीटो है, एडीज जिप्सी मस्कीटो, जो कि आपको डेंगू भी ट्रांसमिट करता है, चिकनगुनिया भी ट्रांसमिट करता है और येलो फीवर भी ट्रांसमिट करता है. तो ठीक है, तो ये एडीज जिप्सी मस्कीटो जो है यही सारा जो है प्रॉब्लम्स देता है, इसी के थ्रू ही सारे वायरसेस जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं. ठीक है, तो अब ये जीका वायरस अगर किसी को हो जाता है तो ये मदर से फीटस में भी जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी जो है ट्रांसमिट हो सकता है, ब्लड अगर कोई ट्रांसफ्यूजन हो रही है उसके थ्रू भी जो है हो सकता है ये ट्रांसमिशन इसका, और इवन ऑर्गन ट्रांसमिट, मतलब एक तरह से अगर आप बॉडी फ्लूइड्स अगर एक्सचेंज हो जाते हैं किसी भी आपके दो बॉडीज़ के बीच में, तो ये जीका वायरस होने के चांस बढ़ जाते हैं. ठीक है, सो अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? माइल्ड से सिम्टम्स होते हैं, फीवर, रैश, कंजक्टिवाइटिस जो है, मसल जॉइंट पेन, फिर हेडेक हो सकता है. ठीक है, लेकिन जो है मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको जीका वायरस होता है उनको कोई भी सिम्टम नहीं होता. ठीक है, अब इसके अंदर एक पर्टिकुलर ना एक ऐसा एक इशू है जो इसमें जीका वायरस के इन्फेक्शन में देखने को मिला है, कि जो जब अगर ड्यू प्रेगनेंसी के टाइम पर किसी मदर को जीका वायरस हो जाता है, तो ये देखने को मिला है कि कई बार जो उनके इन्फेंट्स होते हैं उनको माइक्रोसेफेली, मतलब उनके जो स्कल का साइज होता है वो बहुत छोटा हो जाता है. ठीक है, तो उन बच्चों को आपने देखा होगा ना कि छोटा सिर हो जाता है बिल्कुल. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कंजेनिटल जीका सिंड्रोम. तो उसमें मतलब कि अलग अलग तरह के सिंड्रोम हो सकते हैं उस बच्चे को, तो ये भी देखने को मिला है. अभी तक कोई वैक्सीन और मेडिसिन तो नहीं है जीका की, तो फिर वही आपकी जो है नॉर्मल आपकी जो रिलीविंग थेरेपी होती है वही दी जाती है जो भी पेशेंट होता है, और ताकि बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके फाइट कर सके. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. जीका वायरस. So Union Health Ministry has recently rushed a high-level team to Kanpur because a case of Zika virus has been found there, and it will provide assistance to the state authorities in combating this disease. So this Zika virus is a mosquito-borne flavivirus, and it transmits through the mosquito bite. You know that Aedes aegypti mosquito, which is the famous carrier of dengue, chikungunya, and yellow fever. This same mosquito is responsible for the transmission of Zika virus also. So this virus was first identified in Uganda in 1947, but it was first identified in humans in Uganda and Tanzania in the year 1952. So it transmits through body fluids generally, like from mother to fetus during pregnancy, during sexual contact, transfusion of blood, etc., and even during the organ transplantation. Because in every case you may observe that there is a
transfer or exchange of fluids from one body to another. So that's how this Zika virus also gets transferred. So in general, the symptoms are very mild, and it may include fever, rash, conjunctivitis, muscle and joint pain, etc. But most of the people do not get any symptoms. They just know that they may only know about it either during the period of this disease, or of course if they die, then you would know that the person has died from Zika virus. So there is a particular anomaly in this virus, that if this virus infects a pregnant woman, then its infant is likely to be born with microcephaly. So microcephaly is a condition in which the infant is born with a smaller than normal head size. Okay, so you may have seen pictures of children with either a concave head or a very small head, because of them being infected with this Zika virus. Okay, so currently there is no medicine or there is no vaccine for Zika. So whatever is done in dengue is done in this Zika virus also, like giving basic relieving therapies and rehydration, rest, etc. Okay, so now let us see the next topic, which is ग्रीन डे अहेड मार्केट. तो पावर मिनिस्टर जो है उन्होंने ग्रीन डे अहेड मार्केट को लॉन्च किया है. तो इसको नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर जो है, वो नोडल एजेंसी है, उसने इस मार्केट को बनाया है. अब इसमें होगा क्या कि रीन्यूएबल एनर्जी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी रीन्यूएबल एनर्जी को बेच सकते हैं. ठीक है, जैसे समझ लो कि मैंने सोलर एनर्जी जो है, मैं एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूँ, मैं अपनी सोलर पीवी सेल्स लगाए हुए हैं मैंने बहुत एक कमर्शियल लेवल पर, और मैं सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता हूँ, तो मैं उसको इस मार्केट में आके बेच सकता हूँ. ठीक है, मतलब एक तरह से ये ऑनलाइन मार्केट होगी आपकी, और इसमें मैं आपको बेच सकता हूँ. और जो इंटरेस्टेड डिस्कॉम्स हैं या कोई इंडस्ट्री अगर मुझसे खरीदना चाहती है, तो वो मार्केट रेट पर मुझसे खरीद सकती है. ठीक है, तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा. अभी आपको पता है ना कि आपके जो है पावर परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं. तो अभी जो हमारी जो जैसे आपकी स्टेट्स की जो डिस्कॉम्स होती हैं, जो आपकी बिजली कंपनियां होती हैं, उनके जो है पावर प्रोड्यूसर्स के साथ बहुत लंबे लंबे 25-25 साल के, 30-30 साल के जो हैं वो एग्रीमेंट्स हुए होते हैं. तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब वो एग्रीमेंट हुआ, तो समझ लो उनका एग्रीमेंट ऐसा हुआ कि हम आपसे 4 रुपये पर यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी खरीदेंगे. ठीक है, लेकिन फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आ सकती है 10 साल बाद या 12 साल बाद कि जो है, जो आपने एग्रीमेंट किया है उसमें जो है कॉस्ट है वो बहुत कम हो गई ऑलरेडी, जो मार्केट प्राइस है, मतलब कि वो 2 रुपये अगर पर यूनिट आपकी इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में मिल रही है, लेकिन आपने तो पावर परचेज एग्रीमेंट 25 साल का किया, आप 4 रुपये पर यूनिट ही खरीद रहे हो. ठीक है, ऑफकोर्स इसमें उल्टा भी हो सकता है, 8 रुपये भी हो सकता है, तो उस कंपनी को नुकसान होगा. बट इन दिस केस ये देखा गया है कि जो एनर्जी की कॉस्ट है वो कम ही होती जा रही है फ्यूचर में, बिकॉज रीन्यूएबल एनर्जी ऑप्शंस जो है वो बहुत मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं. ठीक है, तो अब जैसे पंजाब गवर्नमेंट में यही सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल इशू बना हुआ है कि पंजाब गवर्नमेंट की जो एक बहुत प्रीवियस गवर्नमेंट अकाली गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है वो पावर परचेज एग्रीमेंट्स जो साइन किए थे पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज के साथ, वो बहुत हाई रेट पर साइन किए थे, जो उस टाइम पर हो सकता है कि वो मार्केट रेट्स चलते हों. ठीक है, और वो भी कोल बेस्ड. लेकिन अब जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो बहुत ही चीप हो चुकी है मार्केट में. तो लेकिन जो है, जो स्टेट है वो बाउंड है, उसने बहुत लंबे टाइम के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं पावर परचेज एग्रीमेंट्स, तो उनको वो वही रेट पर महंगे खरीदनी पड़ रही है, और कंज्यूमर्स को भी वो महंगी मिल रही है ऑफ कोर्स, इसीलिए. ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर पॉलिटिकल स्लग फेस्ट चल रहा है इसका कि इसको कैंसिल करो एंड ऑल दैट. बट ऑफ कोर्स इसको कैंसिल करना भी कोई आसान नहीं है. सो अब उसका सोल्यूशन क्या है, ये ग्रीन डे अहेड मार्केट या ऐसी मार्केट जहाँ पर रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो है परचेज और जो है सेल हो सकती है. अब इसमें वही होगा. ठीक है, जैसे समझ लो एक आपकी एक डिस्कॉम का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक डिस्कॉम आएगी और जो आपके रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं उनसे के साथ जो है वो डील कर सकती है इस मार्केट में, और जो करंट मार्केट प्राइस है उस पर जो है वो खरीदती रहेगी उनसे. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उनको ज़्यादा महंगे, अगर सस्ता हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी की प्राइसेस जो है वो अब धीरे धीरे सस्ते ही हो रहे हैं, बिकॉज रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो मार्केट में वो उसके ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं, और इंडिया बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है इस सेगमेंट में. तो अब जो है, जो रीन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स हैं उनको बेचने का ऑप्शन भी मिल रहा है इसमें, और जिनकी
एक तरह से रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस है। जैसे आपको पता है ना कि कुछ कंपनीज़ की या जो इंडस्ट्रीज़ की या फिर कुछ डिस्कॉम्स की रिन्यूएबल परचेज जो है ऑब्लिगेशंस होती हैं कि उनको जैसे अगर वो 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोक्योर करते हैं तो उनको 100 मेगावाट, ये नहीं कि वो सारी थर्मल से करें, ठीक है। तो उनको ऐसा होता है कि कुछ 30% या 40% या इवन 50%, डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट के क्या टाइम टू टाइम रेगुलेशन आते रहते हैं। तो उस कुछ परसेंटेज जो है वो उनको रिन्यूएबल एनर्जी भी उसमें खरीदनी पड़ती है। तो वो यहाँ से जाकर खरीद सकते हैं और यहाँ पर उनको मार्केट प्राइस पे मिलेगी, ठीक है। अब इसमें ये है कि सिर्फ सरकारी या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो ही नहीं खरीद सकती, कोई इंडस्ट्री भी खरीद सकती है, ठीक है। अगर उसको लगता है कि वो जो आपकी जिस स्टेट में वो अवेलेबल है वहाँ पर पावर बहुत महंगी है, तो वो जाके वो उस स्टेट से पावर खरीदने की बजाय यहाँ इस मार्केट से रिन्यूएबल एनर्जी खरीद सकती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक डोमिनो इफेक्ट देगा पूरी इस ऐसी एनर्जी मार्केट को, जिसमें पीपीए बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट से हम शिफ्ट होकर मार्केट बेस्ड मॉडल्स की तरफ मूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसमें आपकी जितनी भी ग्रीन पावर है और आपका अनटैप्ड रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल है वो सब यूटिलाइज हो जाएगा और जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उनको उसी दिन पैसा मिल जाएगा जिस दिन उनकी जो है वो परचेज उनसे कोई करेगा, ठीक है। तो अभी क्या होता है, नहीं तो आप बहुत फ्यूचर में पेमेंट उनको देते हो, लेकिन इस मार्केट की एक तरह से आप समझ लो कि ऐसी ही एक मंडी की तरह ये मार्केट है, आप जाके वहाँ पर पैसा दो और आपको जो है वो बिजली मिल जाएगी, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। मैंने आपको बहुत ट्रिविलाइज करके बता दिया, बहुत ही बेसिक लेवल पर बता दिया। ऑफ कोर्स इसको ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेट करके मत सोचना कि सर ऐसी ये मंडी कैसे हो सकती है एंड ऑल दैट। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए उसको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। ग्रीन डे अहेड market. So power minister has recently launched this green day ahead market, and it is a market based model for the sale and purchase of renewable energy, which would be the commodity in which the interested parties would be dealing with each other. So this market has been developed by this National Load Dispatch Center, which is a part of the power ministry, and it will act as the nodal agency for this market. And this market will deepen the green market, and it will give it will provide competitive price signals to both the producers as well as the sellers. Okay, so what happens, like I was giving an example when I was uh, explaining you this in Hindi. So what happens currently is that you are currently following the power purchase agreements model. So what happens is that in your states or in your UTs, what your distribution companies or discoms have done, they have entered into long-term power purchase agreements like 20, 25 years or 15 years or even longer than that. So what happens, like on that, like if today I sign an agreement with a power producer that I will purchase electricity from you for the next 25 years at the rate of 5 rupees per unit. So, of course, like I've told you, that energy is going to become cheaper. In the coming future because of the emergence of renewable energy. So what happens that after 10 years, let's say 10 years, in 2030, the power becomes available in the market at rupees 2 per unit. So I am paying 5 per unit merely because I have signed a contract in 2021. So what is the solution for it? So the solution for it is such green day markets, which are market oriented platforms through which the power producers and the power uh, uh, purchasers, they can interact with each other. They can make an agreement, rather they don't need to make an agreement for future. They can purchase this electricity from the producers at the currently prevailing market prices. Okay, so it will this such energy markets or such renewable energy markets will provide an option to the discoms or even industries to abandon the old idea of power purchase agreements and enter into this market based models, so that they do not suffer any losses in the future. Okay, so currently, like in the state of Punjab, the state government is suffering because
a former government, Akali Dal government, they have entered into a long-term power purchase agreement at an exorbitant costs with the power producers. That's why the state is suffering, the consumers are suffering because of this short-sighted contracts signed by these governments. So the solution for this is market. Okay, so what would happen? It will provide an avenue for both the producers as well as the buyers to interact, and they can purchase this electricity, and it will also give an option to all those entities like distribution licensing companies, open access consumers, and captive power consumers who have any kind of renewable purchase obligations to purchase electricity or to purchase renewable power from these producers from this market, and they would be fulfilling their obligations and through this particular market, okay, at a lesser cost, because the market price of energy is going to come down with passing time, like I've told you, because of progress in our renewable energy sector. So it will provide us the opportunity to untap the renewable energy potential in the country, and it will add more and more power producers as well as the buyers, and hopefully we would come out of this old archaic model of PPA based contracts. Okay, so of course, like I've told you, that the union government has already provided such markets for even the conventional, like thermal and coal power plants, or coal based electricity plants. But the states are the states have a wish have a another motive. They have some political as well as some motives. They do not want to enter into such markets because of several reasons. Of course, they don't want to disturb the equation with their industrial friends in the states. That's why they are not willing to become a part of it. Even the new electricity amendment rules talk about such maintaining such markets, so that the consumers do not pay much than the prevailing market prices. But some states like Punjab and West Bengal, they are adamant that they would not sign the electricity amendment rules, and they would not go ahead with such rules because of many political reasons, of course. Okay, so now let us see the next topic, which is ATUFS. So टेक्सटाइल मिनिस्टर जो है उन्होंने अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम को जो है वो रिव्यू किया है. अब ये स्कीम जो है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए बनाई गई थी. तो ये एक्चुअली में बनाई गई थी एज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम 1999 में, जिसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी मिलती थी, ताकि जो है आपकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करे और मॉडर्नाइज करे. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी कि समझ लो आपको अपनी प्लांट एंड मशीनरी को अपग्रेड करना है, तो आपको गवर्नमेंट जो है वो आप जो लोन लोगे उसके लिए, उसमें आपकी जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स में आपको कुछ सब्सिडी देगी कि आप जो लोन आपने अगर लिया है, तो समझ लो आपका 9% इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया है, तो गवर्नमेंट उसमें से 3-4% जो है वो आपके बिहाफ पर पे करेगी. ठीक है, सो अब इस स्कीम को 2016 में जो है अमेंड किया था, तो इसलिए इसका नाम अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम कर दिया गया. और इसमें अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी देनी शुरू कर दी गई. ठीक है, तो मतलब अगर आप 100 करोड़ की मशीन लगा रहे हो, तो उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो गवर्नमेंट आपको जो है वो प्रोवाइड करेगी. ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी आपको मिलेगी. अब इस स्कीम को जो है दो जो है लेवल पर मॉनिटर किया जाता था. एक तो टेक्निकल एडवाइजरी कम मॉनिटरिंग कमेटी मॉनिटर करती है स्कीम को, और एक है इंटर मिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग कमेटी जो है वो मॉनिटर करती है. ठीक है, तब जो 2019 है उसमें IMSC जो आपकी इंटर मिनिस्ट्रियल स्टीयरिंग कमेटी जो है, उसने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है जिसमें कि फिजिकल वेरिफिकेशन की जा सके. क्योंकि अभी ऐसा हो सकता है ना कि आपके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो ओवरस्टेट कर दे कि अब उन्होंने लगाई हो 20 करोड़ की मशीन, लेकिन आपको जो है वो कागज़ों में दिखा दे कि 100 करोड़ की मशीन लगी है, ताकि ज़्यादा आपसे सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट से अट्रैक्ट या फिर ले सके. ठीक है, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे मशीनरी की, और उसकी हम सब्सिडी फिर उसके हिसाब से ही कंप्यूट करके आपको पे करेंगे. ठीक है, so now let us see this topic in English. ATUFS. So recently the textile minister has reviewed the amended technology upgradation fund scheme. So this scheme is aimed to boost the Indian textile industry. It
It was introduced in the year 1999 as a credit linked subsidy scheme in which the Indian textile industry was encouraged to modernize and upgrade its technology. So what used to happen during that period is that the government was asking that if you are working with old machines, then just take loans and buy new machines, and we will give you interest based subsidies, like if you are paying 9% per annum as a interest on your loan, we would share your loan with like 2-3%, and you would have to pay the rest of the 6 or 7%. So we would be giving you subsidies if you modernize or upgrade your technology in the textile industry. But in 2016, the government amended this scheme. That's why it's called Amended Technology Upgradation Fund Scheme, and it was implemented through the web-based ITUFS platform. So now this scheme was changed to the capital investment subsidy model. So what happened now, that if you are investing 100 crore rupees into the machinery, government would pay a part of that money to you. Like let's say if you have invested 100 crore rupees, then government would pay 10 crore or 20 crore rupees to share the cost of the machinery. But there was an issue with that also. So to address that issue, a two-stage monitoring mechanism was ensured, or is two-stage monitoring mechanism was installed, which is the Technical Advisory Cum Monitoring Committee and the Interministerial Steering Committee. So in 2019, the IMSC decided that they would introduce physical verification of machinery, and it would compute the subsidy based upon the physical verification only. So it could happen that you, in the papers, you have installed a machinery worth 100 crore rupees, but in reality it could be just 20 crore, it could be worth of just 20 or 30 crore rupees. So that's why the government said that we would go physically and verify the cost of the machinery, and based upon that we would compute the subsidy. Okay, so now let us see the next topic, which is इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो अभी जो हमने डिस्कस किया था, आई थिंक लास्ट वीक ही डिस्कस किया था कि 4th जनरल असेंबली की मीटिंग होने लगी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, वो अब हो चुकी है. उसके अंदर कुछ इनिशिएटिव्स को अनाउंस किया गया है, जैसे कि $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हम सोलर सेक्टर में लेके आना चाहते हैं 2030 तक, और यूके और इंडिया मिलकर एक ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव चलाना चाहते हैं. और जो पीएम मोदी का ओसोवॉग, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव है, उसको और इस ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव को इकट्ठे जो है वो लॉन्च किया जाएगा COP26 में, जो ग्लासगो में नेक्स्ट मंथ होने वाली है. ठीक है, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ही मीटिंग होने वाली है. तो अब इस मीटिंग में ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव और ओसोवॉग दोनों को यूनिफाइड फॉर्म में ही लॉन्च किया जाएगा. जो है हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी ओसोवॉग है क्या. ठीक है, अब इसके अंदर और ये भी अनाउंस किया गया है कि मैनेजमेंट ऑफ सोलर पीवी पैनल्स और बैटरी यूसेज वेस्ट और सोलर हाइड्रोजन प्रोग्राम जो है, ये तीन जो है प्रोग्राम्स को भी अनाउंस किया गया है. ठीक है, अब हाइड्रोजन इनिशिएटिव क्या है कि हम कैसे जो है सोलर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम हाइड्रोजन के एटम्स को तोड़ के, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हैं, ताकि हम हाइड्रोजन जो है एज अ फ्यूल यूज़ कर सकें. ठीक है, तो अभी जो है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में हमारे को $5 का खर्चा आता है 1 किलो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने में. तो अब एम ये है कि हम 1 किलो हाइड्रोजन सिर्फ $2 के रेट पर हम प्रोड्यूस कर सकें. फिर इन दोनों इनिशिएटिव्स को तो इकट्ठे कर दिया जाएगा, यूनिफाई कर दिया जाएगा इस COP26 में. और एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसमें कि ISA ने जो है वो पार्टनरशिप की है ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ, ताकि $1 ट्रिलियन की जो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है वो मोबिलाइज की जा सके. और ये ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज वर्ल्ड वाइड जो है बहुत बड़ी जो जितनी भी कंपनीज या फिलैंथ्रोपीज हैं, उनको कहेंगे कि आप सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करो. और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जो है वो भी एक सोलर इन्वेस्टमेंट एक्शन एजेंडा जो है वो बनाकर देगा. ठीक है, सो अब ये सब चीज़ें जो है आपकी आने वाली COP26 में ये सब चीज़ें लॉन्च होने वाली हैं. सो अभी आपको पता ही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस अभी 1 वीक भी अभी पूरा नहीं हुआ है, हमने इसको जो है डिस्कस किए हुए. तो इसको PM मोदी और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस में लॉन्च किया था.
इनिशियली तो सिर्फ ये था मोटिव कि जो भी आपकी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं उनको जो है इसमें मेंबरशिप मिलेगी, बट इस मेंबरशिप को लेटर ऑन सारी कंट्रीज़ के लिए जो है वो ओपन कर दिया गया था, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो द फोर्थ जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस was recently held. It was presided by the Union Minister of Power and the President of the ISA Assembly, of course. And there are some initiatives which were announced during this General Assembly. The first one is that the ISA has a target to uh, collect almost $1 trillion worth of investment in the solar sector by the year 2030. And UK and India are going to launch the Green Grids initiative, as well as the One Sun, One World, One Grid, which is the ambitious program of PM Modi at COP26 at Glasgow, that is, which will be going to happen in the next few days. In the first week of November itself. So it will mobilize global technical, financial, and research cooperation in the solar energy sector. Apart from that, some other initiatives like management of solar PV panels and battery usage wastage, as well as the solar hydrogen program, was announced. This new hydrogen initiative is aimed at using solar electricity to produce hydrogen, because currently we are spending almost $5 per kg in producing per kg of hydrogen. So we want to bring down those costs to rupees to $2 per kg. So this there is another initiative in which the ISA will be partnering with Bloomberg Philanthropies, which will help ISA to mobilize $1 trillion of global investments in the solar energy sector. And it will also work with World Resources Institute to develop a solar investment action agenda. So about this solar international solar alliance, you already know that PM Modi and President of France launched this at the Paris Climate Change Agreement in November 2015. So initially, it was opened only for the countries which are located in the tropical regions where there is abundance of sunlight. But later on, it was open for all, and now almost 121 solar rich countries, or rather more countries, have joined it. And Israel has become the latest member of the alliance. I think last week it became the alliance, the member of this international solar alliance. So now let us see the next topic, which is आर के लक्ष्मण। तो आपको पता होगा पीएम मोदी जो है उन्होंने ट्रिब्यूट्स पे किए हैं। एक बहुत फेमस कार्टूनिस्ट हैं आर के लक्ष्मण, जो है उनको उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पे। तो इन जो है ये बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट थे। इनके अपने कार्टून जो है वो देखे होंगे, बहुत ही सैटेरिकल जो है वो ये कार्टूनिस्ट बनाते थे, बहुत ह्यूमर वाले कार्टून होते थे इनके। तो इनका जो सबसे फेमस कार्टून है, वो कैरेक्टर है, वो है द कॉमन मैन, ठीक है। तो इसमें आम जनता से रिलेटेड जो है ये कार्टून्स बनाते थे। जैसे आपके पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते थे तो उससे रिलेटेड जो है बहुत ह्यूमरस कार्टून्स बनाए हैं इन्होंने। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में मोस्टली इनके कार्टून्स पब्लिश होते थे। इन्होंने एशियन पेंट्स ग्रुप के लिए एक गट्टू नाम से कैरेक्टर को भी जो है वो बहुत फेमस किया था, वो भी बनाया था इन्होंने। और इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए इनको पद्म विभूषण मिला था 2005 में, और रेमन मैगसेसे अवार्ड जो है वो इनको 1984 में मिला था, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। R.K. Lakshman. So PM Modi has recently paid tributes to the cartoonist R.K. Lakshman on his 100th birth anniversary. So he was a very famous cartoonist and a humorist. So the cartoon character, the common man, was the most famous cartoon character of his lifetime. And this common man is basically the actual common man of India. And it represented the hopes and aspirations of common people in India. Like you may have seen it in it on social media, etc. Like a common man was depicted with whenever there was any social or political issue, like when there is an increase in petrol prices, then that common man cartoon was depicting a very funny, it was depicting it in a very funny way. Okay, so apart from this common man, which was featured in the Times of India newspaper, he also developed a mascot for Asian Paints Limited Group called Gattu. And for his contribution to the journalism, as well as to the cartoonists, for making such fabulous cartoons, he was awarded the Padma Vibhushan Award in 2005, and he was even awarded the Raman Magsaysay Award for journalism in the year 1984.
Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.